नमस्कार, 5 के प्रहार में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नशा मुक्त राजस्थान संकल्प को साकार करने की दिशा में राजस्थान पुलिस ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर रही है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि ANTF ने बिलाड़ा थाना क्षेत्र से 134 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद कर तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कार से भागने की कोशिश की, लेकिन ANTF ने उसे पीछा कर पकड़ लिया। उसकी कार से अलग अलग नंबर प्लेट्स भी मिली है। ANTF उप महानिरीक्षक पुलिस अभिजीत सिंह ने साफ तौर पर बताया है कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस निदेश MN के निर्देश में लगातार नशा तस्करों के खिलाफ ये बड़ा अभियान प्रदेश भर में चल रहा है और इसी क्रम में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। हमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ जो ANTF एक्शन मोड में है, अलर्ट मोड में है, कितनी बड़ी ये सफलता है और आगे कैसे ये एक्शन चलेगा। 5 के प्रहार में डिबेट इसी पर। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ ANTF का बड़ा एक्शन। एक 134 किलो डोडा पोस्त बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी। पहले भी करोड़ों की एमडी ड्रग्स की गई थी जब्त। नशे के खिलाफ अभियान, ड्रग्स तस्करों पर एक्शन। तो नशा मुक्त राजस्थान की तरफ क्या कदम बढ़ाए जा चुके हैं ANTF की तरफ से, ये समझने की कोशिश होगी। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया। तारुफ करा दूं मैं अशोक सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सिंह शेखावत, आपका बहुत स्वागत। अनुश्री शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुश्री, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। योगेंद्र जोशी, पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ANTF काम करती है, क्या उसका तरीका होता है। और खुद कुछ ही देर में हमारे साथ हम इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं विकास कुमार IG ANTF के जुड़ेंगे और उनसे इस ऑपरेशन के बारे में बेहतर जानकारी हम ले पाएंगे। सभी खास मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत। साथ ही एक खास मेहमान और हमने बुलाए हुए डॉक्टर नगेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सीनियर न्यूरो सर्जन है और उनके साथ जुड़ने का हमारा पर्पस यही कि हम ये समझे कि नशा मुक्ति के जो अभियान में है उनकी कितने बड़ी भागीदारी है, कितना बड़ा योगदान है, कैसे वो ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। अशोक जी, आपसे मैं शुरुआत कर रही हूँ। ये जो हमने देखा कि पिछले कई दिनों से लगातार नशा मुक्त राजस्थान की तरफ जो ANTF अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अभी हाल ही में 134 किलो डोडा पोस्त जो बरामद किया गया है जोधपुर में, इस ऑपरेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये माना जाए कि मुख्यमंत्रियों को किस प्रकार से सरकार अपने अधिकारियों के हौसले बढ़ाए, कानून के अंदर किस प्रकार से उनको शिकंजे में लेने की कोशिश की जाए और नशा करने वाले जो कारोबारी है उनको पकड़ने का काम करे, जो चाहे FIR दर्ज करनी हो, चाहे मादक पदार्थों को पकड़ने की बात हो, जिसके आइडेंटिफाई जो हो चुके हैं उसकी कार्रवाई करने की बात हो और उसके बाद में चाहे उनकी संपत्ति को कुर्क करने की बात हो। ये सारी चीजें इस भजनलाल जी की सरकार ने किया है। तो कहने का मतलब यह है कि इस सरकार के अंदर चाहे ड्रग्स का हो, चाहे किसी प्रकार के माफियाओं हो, उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ हर संभव प्रयास ये सरकार कर रही है। सबको फ्री हैंड दिया गया है, अधिकारियों को, संस्थानों को, क्योंकि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, चाहे बड़े से बड़ा कोई भी हो, उसमें कोई संलिप्त है तो उनको भी आप पकड़िए। ठीक है शेखावत जी, आपको रोकना चाहेंगे। विकास कुमार खुद हमारे साथ ANTF के IG जुड़ गए हैं। विकास कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी धन्यवाद जी। ये जो ऑपरेशन अभी जोधपुर में किया गया है और 134 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया है, एक आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। इस ऑपरेशन में अब तक और क्या अपडेट सर आप हमें अगर बता पाए? नहीं, ये सामान्य से ऑपरेशन है, लगातार चल रहे हैं, हर दिन ही हो रहे हैं और इसमें ANTF पूरे पेशेवर तरीके से काम कर रही है। सूचना संकलन होता है, फिर ऑपरेशन कंडक्ट होता है, उसके बाद उससे जुड़ी जो कड़ियां होती हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं, उन पे कार्रवाई की जाती है। तो ये सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चल रही है, इसमें कोई ऐसा विशेष ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन कार में से कई नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई हैं, तो क्या ये माना जाए कि सप्लाई जो थी वो ऑल ओवर स्टेट में यहाँ से हो रही थी? नहीं, नंबर प्लेट मैंने पहले भी कई बार कहा है कि नंबर प्लेटों का दुरुपयोग लगातार हो रहा है और हर गाड़ी जो पकड़ी जा रही है उन गाड़ियों में
3-4 नंबर प्लेट अलग अलग राज्यों के मिल रहे हैं, जो अपने अपने सुविधा के अनुसार ये तस्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। और न सिर्फ नंबर प्लेट बल्कि फास्टैग कार्ड्स भी अलग अलग अपनी सुविधा के हिसाब से इनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो यह एक चीज है जिस पर हम लोगों की नजर है, और इसकी क्या काट हो सकती है और किस तरीके से इसमें प्रवर्तन किया जा सकता है, उस पर प्रयास चल रहा है। तो ये क्या एक बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा था? अगर मैं जोधपुर के सिर्फ ऑपरेशन की मैं बात करती हूँ तो विकास जी। देखिए, नशे का जो नेटवर्क राजस्थान में फैला हुआ, जो प्रकोप फैला हुआ है, यह सिर्फ एक किसी आदमी का किया हुआ या किसी एक ग्रुप का किया हुआ नहीं है। इसकी विषबेल काफी गहरी गई हुई है और काफी दूर तक फैली हुई है। तो इसमें उत्पादक, उसको प्रोसेस करने वाले, फिर उसका परिवहन करने वाले, फिर उस पूरे नेटवर्क के सूत्रधार, फिर खपत के लिए थोक एवं फुटकर विक्रेता, ये पूरा नेटवर्क है। और इन सभी नेटवर्क्स पे काम करना होता है। समस्या ये आती है कि तकनीकी रूप से थोड़ी समस्याएं आती हैं कि किस तरीके से इसको करना है आगे। पर हर चुनौती को हम लोग एक अवसर देखते हैं और हर एक अवसर को एक उपलब्धि के रूप में बदलना चाहते हैं। तो उस हिसाब से एनटीएफ इन पर लगातार अपना शिकंजा कस रही है और लगातार कार्य चल रहा है। तो आप ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से नंबर प्लेट मिले हैं, ये सिर्फ एक राजस्थान तक सीमित नहीं है। इन तस्करों के तार ये दूसरे राज्यों तक फैले हुए हैं विकास जी। ये अगर अफीम और अफीम से संबंधित उत्पादों की तस्करी की बात करें तो परंपरागत रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा, जिसमें मध्य प्रदेश के रतलाम, नीमच, मंदसौर और हमारे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ का जो इलाका है, जहां सरकारी तौर पर अफीम की खेती का पट्टा दिया जाता है, तो वहां से पिलफरेज होना, वहां से इन चीजों को निकालना, और ये तस्करी का लंबा खेल चलता रहा है। तो अंतरराज्यीय तो ये बहुत समय से रहा है, और फिर इसकी डिलीवरी गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब तक जाती रही है। तो अंतरराज्यीय रहा है। पर अब इसके नेटवर्क और ज्यादा बढ़ चुका है, और अब झारखंड, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, तेलंगाना, उड़ीसा सीमा, इन जगहों से भी विभिन्न किस्म के नशों का राजस्थान में लाया जाना और इसकी खपत होना एक नया प्रचलन बढ़ा है। तो इसलिए वाहनों का प्रचलन बहुत है। वाहन बचने के लिए अलग अलग नंबर प्लेट, अलग अलग फास्टैग, अलग अलग रास्ते, अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। पर वही है कि जब ये तू डाल में पात, उस हिसाब से हम लोग कार्रवाइयां करते हैं। एक चीज और हम देख रहे हैं कि 4 दिन पहले भी खेतों में एमडी ड्रग की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। तो खेतों की आड़ में ये जो फैक्ट्री चलाई जा रही है, इसके पीछे की आप वजह क्या मान रहे हैं? एमडी का प्रकोप पिछले 2-3 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है, खास करके युवा वर्ग में। एमडी जो एक परिष्कृत मादक पदार्थ है, सिंथेटिक ड्रग जिसको बोलते हैं, इसका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। खास करके ये पूरे युवा वर्ग को लीलने के प्रयास में है। क्योंकि एमडी केमिकली बनता है, जिन चीजों से बनता है वह चीज कुछ समय पहले तक नियंत्रित नहीं थी। बनाने का प्रोसेस बड़ा आसान था, और मुनाफे का जो अनुपात था वो बहुत हाई था, बहुत ऊंचा था। तो इस कारण पुराने तस्कर जो डोडा चूरा, स्मैक, हेरोइन, इन सारे नेटवर्क्स पे काम कर रहे थे, वो सब धीरे धीरे एमडी पे बदलने लगे और एमडी की ओर प्रवृत्त होने लगे। तो इसलिए यह एमडी के उत्पादन के कई केंद्र राजस्थान की ख्याति हो रही थी एमडी के उत्पादन केंद्र के रूप में। पिछले 2 साल में करीब 33 ऐसी फैक्ट्रियों का पर्दाफाश करके हम लोगों ने इनके जड़ पे काफी गहरा प्रहार किया है। एक बड़ा आंकड़ा आप बता रहे हैं, 33 फैक्ट्री पकड़ी गई है, उनका भांडाफोड़ किया गया है। अभी 2 दिन पहले भी आपने बालेसर में 176 किलो एमडी ड्रग्स पकड़ी गई है, और 90 करोड़ के लगभग की ये थी। तो इस ऑपरेशन में 6 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। इस ऑपरेशन के बारे में अगर आप हमें बता पाए। ये ऑपरेशन एक बहुत बड़े मील का पत्थर था हम लोगों के लिए, क्योंकि 1.5 महीने के काफी सतत अथक प्रयास के बाद हम लोग उस नेटवर्क तक पहुंचे थे, कौन सा नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। ऑपरेशन भी बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था, जहां दोनों तरफ से फायरिंग हुई, 15 राउंड फायरिंग हुई, और उसके बाद हमने एक भी तस्कर को भागने नहीं दिया। 6 तस्कर पकड़े गए, भारी मात्रा में वहां से रसायन पकड़े गए। 176 किलो जो माल पकड़ा गया वह एमडी बनने की प्रक्रिया के अधीन था। तो एक और प्रोसेस के बाद पूरी तरीके से एमडी में तब्दील हो जाता। उसकी राशि भी एमसीबी के द्वारा कैलकुलेट करके करीब 90 करोड़ बताई गई है। तो ये एक बड़ी सफलता तो है, ये संतोष का विषय है, बट खुशी का विषय नहीं है। क्योंकि यदि हमारे समाज में, हमारी धरती को इस तरीके से नापाक किया जा रहा है, इतने बड़े पैमाने पे नशे का उत्पादन किया जा रहा है और उसकी खपत है तभी उत्पादन हो रहा है, तो इस दिशा में देखने की जरूरत है कि ये खपत कैसे कम की जा सकती है, युवा वर्ग को कैसे जागरूक करके नशे से विमुख किया जाए।
यह एक बड़ी चुनौती है। और इसीलिए हमने डॉक्टर को भी बुलाया हुआ है विकास जी। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, राजस्थान में कोई एक खास बेल्ट है, एक खास जोन है जहां पर सबसे ज्यादा एमडी का इस्तेमाल हो रहा हो या वहां पर ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही हो? एमडी का प्रकोप एक आंधी की तरह फैला है। युवा वर्ग क्षेत्र विशेष का नहीं कहा जाएगा, कहीं पर भी देखें आप, चाहे जयपुर देखें, जोधपुर देखें, उदयपुर देखें, अजमेर देखें, हर जगह एमडी बहुत तेजी से प्रचलित हो रहा है, क्योंकि आसानी से बनाया जा रहा है, बनाने वालों को फायदा बहुत है, इसको कंज्यूम करने का तरीका बड़ा आसान है और इसका नशा जो है वो बहुत स्टिमुलेंट है, ये बहुत तेजी से असर करता है। और सबसे बुरी चीज इसके साथ ये है कि 3 डोज में ही आदमी इसका शिकार, लत का शिकार हो जाता है। और 2 से 3 साल तक अगर लगातार वो एमडी खाता रहे तो व्यक्ति शायद इस धरा से पलायन करने की स्थिति में आ जाता है। तो ये बड़ा ही जहरीला, बड़ा ही खतरनाक ड्रग है, पर चूंकि इसको बनाना आसान है, आसानी से उपलब्ध है और युवा वर्ग में स्टिमुलेंट का काम कर रहा है, ये फील गुड कराता है, सोशल इनहिबिशंस को कम करता है, सोशली लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो इसलिए युवा वर्ग में ज्यादा प्रचलित हो रहा है। हाँ। इस पर बहुत प्रभावी अंकुश की जरूरत है और उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा विकास जी, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, जिस पर्पस के साथ मुख्यमंत्री ने एएनटीएफ का गठन किया था, आपको क्या लगता है नशा मुक्त राजस्थान के इस ऑपरेशन में किस हद तक आप लोग कामयाब हुए हैं या कहां तक पहुंचे हैं? देखिए, अपने मुंह कुछ कहना ज्यादती होगी। हमने काम किया है, हमारी एएनटीएफ की टीम ने, लड़ाके जवानों ने काम किया है, 6 महीने की अवधि में, 6 से 7 महीने की अवधि में काम किया है। अब आपके साथ विशेषज्ञ बैठे हैं, यह मूल्यांकन करके बताएंगे कि क्या ये सही दिशा में बढ़ रहे हैं, इनकी सफलताएं अच्छी हैं या नहीं है। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि अभी तक हम लोगों ने जो हासिल किया है वो सिर्फ मील का पत्थर है, मंजिल अभी बहुत दूर है। जब तक हम लोग पूरे राजस्थान को नशा मुक्त नहीं कर लेते हैं, इन नशे के सौदागरों पर शिकंजा स्थायी रूप से नहीं कस लेते हैं। जी विकास जी, कोई मैसेज आप देना चाहें युवाओं को? युवा वर्ग के लिए हमारा यह संदेश है कि राजस्थान परंपरागत रूप से वीरता की, शौर्य की, पराक्रम की, त्याग की, निष्ठा की धरती रही है। हमेशा हमने अपने पराक्रम पे, अपने शौर्य से, अपने बाहुबल से, अपने मेधा बल से धरती पर नए आयाम स्थापित किए हैं और अपनी सफलता का परचम लहराया है। तो ये नशे का शॉर्टकट, नशे का बाईपास रूट करके अपनी जिंदगी, अपने सपनों, अपने परिवार की आकांक्षाओं और इस प्रदेश की उम्मीदों के साथ न खेलें। परिश्रम से पसीना बहाकर अपनी मंजिल को हासिल करने का प्रयास करें। हमारे युवा वर्ग में यह शक्ति है, यह सामर्थ्य है कि वह अपने पराक्रम पर, अपनी मेधा से, अपने बाहुबल से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसलिए इस नशे से दूर रहें और नशा सिर्फ सफलता का हो, नशा सिर्फ परिश्रम का हो, न कि मादक पदार्थों का हो। बिल्कुल। और नशे से ना सिर्फ आप दूर रहें बल्कि आसपास अगर कोई नशा कर रहा है तो उसे भी एक कसम दिलाएं कि वो भी नशे से दूर रहे। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है विकास जी। डॉक्टर नागेन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि सीनियर न्यूरो सर्जन है। नागेन जी, आप तो ऐसे लोगों से डील करते ही होंगे, कितने उम्र के लोग यहाँ पर आते हैं इस ट्रीटमेंट लेने के लिए, नशा मुक्ति के लिए? ज्यादा वो कौन सा वाला एज ग्रुप होता है? देखिए, पिछले कुछ 5-7 साल से, जैसे विकास जी ने कहा कि एमडी ड्रग्स का प्रचलन बहुत ज्यादा है। नशा का प्रचलन तो सदियों से चला आ रहा है और चलता रहा है। अफीम खाना, शराब पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू पीना, ये नशा तो था ही। लेकिन अभी पिछले 5-7 साल से, खास तौर से 20 से लेके 30 साल के बच्चे सबसे ज्यादा एमडी ड्रग्स खा करके आ रहे हैं। और एक ऐसी ड्रग्स है जिसका घर वाले कोई पता भी नहीं लगा सकते कि ये बच्चा हमारा एमडी ड्रग्स का शिकार हो चुका है। ज्यादातर जो पेशेंट्स, रिलेटिव पेशेंट को लेके आते हैं, तो उनकी शिकायत ये होती है कि पिछले कुछ 2-3-4 महीने से इसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया और इसका वजन बहुत तेजी से घट गया है। ये पहले कोई भी बात कहते थे, बड़े आराम से जवाब देता था और समय पर घर आना, समय पर पढ़ाई करना और अपने समय पर कार्य करता था। 4-5 महीने से हम पेरेंट्स की शिकायत होती है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक तो इसका वजन बहुत तेजी से घट रहा है। जब हम इसको पूछते हैं भाई वजन क्यों घट रहा है, तो ये कहता है कि मैं जिम जा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने खाना बंद कर दिया है, मैंने और तरह की तली चीजें खाना बंद कर दी है। तो पेरेंट्स को एक बार तो खुशी होती है कि हमारा बच्चा जो है मोटापे को कम करके वजन कम कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन आता है कि वो छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होता है, गुस्सा करना, टेंशन करना,
और धीरे धीरे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्रग्स की सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए, खाने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। और चूंकि एक बड़ा महंगा सौदा है, इतना इजिली नहीं है कि मतलब 2 रुपए 4 रुपए में जाके खरीद लाओ। एक बार यदि एक बच्चा रोज की एमडी की छोटी सी पुड़िया खाता है तो उसको कम से कम 1,500-2,000 हजार रुपए के आसपास रोज खर्च करना पड़ता है। तो घर में फिर वो चोरियां शुरू कर देता है। मेरे पास पिछले 5-10 साल से जो मरीज आ रहे हैं उसमें ज्यादातर युवा वर्ग 20 से 30 साल के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये आ रही है कि घर वालों की शिकायत होती है कि एक तो याददाश्त कम हो गई, बच्चा हमारा रात दिन पढ़ता रहता है, कंसंट्रेट करता है, लेकिन इसके परिणाम परीक्षा के अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसका वजन कम हो रहा है, थोड़ा ही आजकल चिड़चिड़ा हो गया है, स्वभाव में नींद नहीं आती है, रात को घूमता रहता है। यानी ये वो समय है जब पेरेंट्स को एकदम से एग्रेसिव बिहेवियर कर जाना चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं न कहीं ड्रग्स खा रहा है। और आजकल जैसे जोधपुर में मैं बताऊं कि गली मोहल्ले के छोटे छोटे अड्डे बने हुए हैं जहां पर ये इजिली सप्लाई कर देते हैं। मैं मरीज का नाम नहीं बताऊंगा, एक बहुत ही बड़े सम्राट परिवार का व्यक्ति और अरबपति परिवार का एक बच्चा जो बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, एक दिन किसी दोस्त के चक्कर में आकर के उसको कहा कि तुम एक बहुत बढ़िया दवाई खिलाता हूँ तेरे को, तो दवाई खाते तेरे में शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी, रात भर पढ़ सकेगा। वो 3 महीने लगातार उसे खाता रहा, लेकिन बाद में उसके पास थोड़े पैसे की कमी आने लगी तो घर से वो चोरियां करने लगा। जब उसके पिताजी को पता चला कि मेरे घर से रोज चोरी हो रही है तो उन्होंने उसको थोड़ा ऑब्जर्व किया, पता लगा बच्चा उनकी गले में से रोज पैसा चुरा रहा है। एक दिन पीछा किया, पता चला एक पर्टिकुलर स्पॉट जोधपुर में जाकर के वहां से वो रात को दवाई लेता है और पुड़िया लेके खा लेता है। जब मेरे पास लाया, जब तक बच्चे के अंदर 3 लक्षण पैदा हो चुके थे। एक तो उसका वजन काफी कम हो चुका था, व्यवहार एकदम बदल चुका था, कॉलेज स्कूल जाता नहीं था और दिन भर रात को लेट तक जगता और दिन में सोया रहता था। यानी हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक बार यदि आपने खाना शुरू कर दिया है तो इसको छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यानी लत बहुत जल्दी लगती है। बिल्कुल नागेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सभी पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे युवा हैं या युवावस्था में पहुंच रहे हैं, उनको ये डिबेट आज की जरूर सुननी चाहिए। विकास कुमार जी, आपने सुना यहाँ पर न्यूरो सर्जन को भी, आपने सुना विकास जी को भी। तो यहाँ योगेन जी, मेरा आपसे सवाल है कि एएनटीएफ ने जो अभी इस वक्त काम किया हुआ है, क्या आपको लगता है कि काफी बेहतर दिशा में जा रहा है एनटीएफ? देखिए मनु जी, मैं विकास कुमार जी का धन्यवाद करता हूं। एएनटीएफ ने अच्छा काम किया है और लगातार करते आ रहे हैं। सरकार को भी धन्यवाद है कि वो इस तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन मेरा जो कहना है वो ये है कि मात्र पकड़ लेना ही बहुत कुछ नहीं होता जब तक इसमें अपराधी को सजा नहीं मिलती है, क्योंकि इसका कड़ा प्रावधान है। एनडीपीएस एक्ट के जो प्रावधान है इतने हार्ड हैं कि इसमें आजीवन कारावास, 10 लाख रुपए जुर्माना, इस तरह के प्रावधान है। जमानत आसानी से नहीं होती, इस तरह के प्रावधान है। लेकिन मैंने पिछले दिनों में ये देखा है कि एक तो जमानतें हो रही है, आसानी से जमानतें हो रही है। दूसरा ये है कि जिनको पकड़ते हैं कई बार माल बरामद कर लेते हैं, अभियुक्त भाग जाता है। तो मैंने ये देखा है कि कोटा का ले लें, कोटा में 26 मामलों में 44 अपराधी गिरफ्तार किए, ऐसा 46 आदमी और 44 बरी हो गए। तब मैंने उसको पढ़ा पूरा के बरी होने का कारण क्या है। हाँ। तो बरी होने का कारण यह है कि कच्चे सबूत हैं, तकनीकी खामियां हैं और इन्वेस्टिगेशन दोषपूर्ण है। आप देखिए कि गवाह देने के लिए जब एक सब इंस्पेक्टर गया, उससे पूछा भाई आपने कुल कितना पकड़ा, उनने कहा साहब 1 किलो 155 ग्राम। तो फिर बताइए आप अभी कितना है, तो जितना उस समय अदालत में तोला तो वो उतना मिला, और जबकि 50 ग्राम के 2 नमूने ले लिए। दूसरा, जंगल में घूमते हुए गए और एक आदमी की तलाशी ली, उसकी तलाशी जेब में ये चीज मिली। तो भाई आपने फिर क्या किया? तो आप बरामद कहां करोगे? जब जंगल में तार कहां से लाओगे? आपका कैलकुलेटर कहां से लाओगे? आपकी तोल माप कहां से लाओगे? आपकी जो वो कंप्यूटर है वो कहां से लाओगे? आपका फोटो खींचने का कहां से लाओगे? कई जगह मोबाइल में टावर नहीं आते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एनडीपीएस एक्ट की धारा 42, धारा 50, धारा 52, धारा 57,
इन प्रकार की चीजों की कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका नतीजा ये होता है नहीं कि तो अपराधी 1 साल 2 साल हाँ। ज्यादा से ये ज्यादा 4 आपने साल जो में जब लूपहोल फरार बताया नहीं हो जाता। योगेन जी, ये किस हैंड से हो रहा है? क्या ये एनटीएफ की जांच में लचीलापन है? ये पूरे पुलिस महकमे के अंदर इस एनडीपीएस एक्ट धारा 1985 के अनुसंधान करने के तरीकों में खामियां हैं। अनुसंधान में सुपरविजन कमजोर है। अब आप देख रहे हैं कि ये कार के सामने बोरियां रख रखी है, पुलिस वाले खड़े हैं। ये चीज उस एनडीपीएस एक्ट में लागू ही नहीं है। उसका जो प्रोसीजर है, बरामद कैसे करना है, बरामद का समय क्या होगा, बरामद करके सामान कब जाएगा, कहां पर अंदर सील होगा। आप बताइए, कानोता के एसएचओ को हाई कोर्ट ने अभी थोड़े दिन पहले सजा सुनाई है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। 2 केस में उसने दोनों मोहर जो जब्ती की मोहरें हैं वो काम में ले ली, 2 में लेती नहीं है। ऐसे ही एक मामले में हाई कोर्ट ने पूछा कि आपने जब्त किया तो उस मोहर को कहां रखा, वो जवाब ही नहीं दे पाया कि मोहर को डिस्ट्रॉय किया नहीं किया। ठीक है योगेश जी, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि विकास जी होते तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से इसका आंसर भी उन्हें हम ले पाते उनसे। अशोक जी, लेकिन आप हमें बताइए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर योगेन जी भी दे रहे, कह रहे कि भाई नशा मुक्त राजस्थान के लिए ठीक है, एनटीएफ अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ इस स्तर पर अगर बेहतर तरीके से काम किया जाएगा तो कम से कम फिर हमारा ऑपरेशन मजबूती से चल पाएगा। जो अपराधी जेल में गए हैं फिर वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, कड़ा मैसेज जाएगा। इसके लिए सरकार क्या सोच रही है अशोक जी? उसके बाद अनुश्री जी मैं आपके पास आऊंगी। अपने पैनल में बैठे जिस प्रकार अपने पैनल में आप देख लिए, एएनटीएफ के आईजी साहब थे विकास जी, उन्होंने पूरा बताया कि किस प्रकार से हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जहां तक योगेश जी का जो लीक पॉइंट है, जो वो टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं, रिकवरी का हो या किसी के जब्ती से संबंधित हो या एक्यूज्ड को पकड़ने से संबंधित हो, और उसका डाइवर्जन, उसका टुकड़े टुकड़े के अंदर कर देना, ये जांच एजेंसियां जो भी करती है और जिनको दिया है दायित्व है कि साहब आपको इसका इन्वेस्टिगेशन करना है, यदि प्रॉपर रूप से यदि इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसकी चार्जशीट फाइल हुई और फाइल होने के बाद में चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम के बाद में ट्रायल चलती है, ट्रायल के अंदर ये आ रहा है और जजमेंट में ये आएगा कि एक एक चीज का एनालिसिस किया जाएगा और उसकी चीज के अंदर जो जांच एजेंसियां कर रही है, मेरा कहना मतलब एएनटीएफ का इस्टेब्लिश करने का मकसद यही था कि जो लूप पॉइंट है वो नहीं बचे। दूसरा आता है प्रोसिक्यूशन को हम कैसे सही किया जाए। हाँ, जल्दी सरकार ने प्रोसिक्यूशन सही करने के लिए एक मैकेनिज्म किया और उसका कोर्ट के अंदर किस प्रकार से आगे लोगों को सजा अधिक हो और ये ना हो कि वो बोल रहे हैं कि सजा तो हो जाती है लेकिन जमानत हो जाती है, फिर बहुत जल्दी सजा हो जाती है लेकिन 1-2 साल में वो छूट जाते हैं। ये लूप होल वो गिरा रहे हैं और एनडीपीएस एक्ट को लेकर प्रॉपर उनका क्वेश्चन था। खैर अनुश्री जी मैं आपके पास आऊंगी। ये जो सरकार की तरफ से एनटीएफ का गठन किया गया और अब जो ऑपरेशन चलाया गया, हम लगातार देख रहे हैं कि काफी एक्शन भी लिया गया है। विपक्ष इसे किस तरीके से देखता है? क्योंकि जाहिर तौर पर कहीं राजस्थान उड़ता पंजाब ना बन जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि राजस्थान नशा मुक्त हो। जी देखिए, जिस तरीके से मैं अभी पूरी डिबेट सुन रही थी, मैं आपको एक चीज बता दूं। आपने अभी बोला राजस्थान कहीं उड़ता पंजाब ना बन जाए, तो 2024 से लेकर 2026 तक ऑलरेडी एनडीपीएस के मामलों में 110% वृद्धि हुई है। अब आप इस चीज की बात कर रहे हैं, आप एएनटीएफ की बात कर रहे हैं। राजस्थान में एक्टिवली नार्कोटिक्स के अगेंस्ट 4 यूनिट काम कर रही है। तो ये भी कह सकते हैं कि वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि हम एक्शन ले रहे हैं। और स्टेट ऑफ राजस्थान, आप बोलने दीजिए ना, आपने बोलने दीजिए, आपने सबको सुना। 4 यूनिट्स काम कर रही है, एनसीबी कर रही है, सीबीएम कर रही है, एनटीएफ कर रही है, स्टेट ऑफ राजस्थान कर रही है। अब 4 यूनिट जब काम कर रही है, आज आप ये न्यूज चला रहे हैं, ये न्यूज तो हम रोज देखते आ रहे हैं। कभी किसी को 100 किलो गांजे के साथ पकड़ा जाता है, कभी किसी को 5 किलो एमडी के साथ पकड़ा जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेटवर्क की। नेटवर्क को किस तरीके से कैच करेंगे आप जब तक नेटवर्क पे लगाम नहीं लगाएंगे। नेटवर्क पे लगाम लगाने के लिए अफसरशाही जो है उनका बेलगाम से लगाम पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये देखिए किस तरीके से अदर स्टेट से आके यहाँ पे तस्करी होती है। मेन स्टेट्स कौन से हैं, कौन से जो मेन डिस्ट्रिक्ट है अपने यहाँ पे, अजमेर से भीलवाड़ा क्रॉस करते हैं तो मध्य प्रदेश की लाइन निकल कर आती है। यही अपन कोटा झालावाड़ से निकल कर जाएंगे तो वहां पे भी मध्य प्रदेश से आगे तस्करी हो रही है। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से आएंगे तो हरियाणा का स्टेट हिसार, जहां से भारी मात्रा में जो डोडा पोस्ट है गांजा है, जिनकी तस्करी की जाती है। और ये धीरे धीरे नेटवर्क जो है झारखंड, आसाम
से लेके कई जगह फैलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखने की जरूरत है। जहां प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, आज यहाँ पे हम पिछले 3 महीनों से देख रहे हैं एमडी ड्रग्स की केमिकल की फैक्ट्री बहुत ज्यादा मात्रा में पकड़ी जा रही है। एमडी ड्रग क्या है? मैथाडन है। मैथाडन जो चीज है वो एक बहुत ही हानिकारक ड्रग है। जयपुर में देखिए, जयपुर में इसकी तस्करी कितनी ज्यादा हो गई है। अभी जो योगेंद्र जी कह रहे थे और जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, अगर वो जोधपुर की बात बता दे, पत्रिका ने कुछ समय पहले वैसे भी छापा था और मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन मैं भी बता दूं आपको, जिस तरीके से जो कच्ची बस्तियां है जहां पे इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है ड्रग्स की, महिलाएं ड्रग्स बेचती है, कोड वर्ड्स में ड्रग्स की तस्करी होती है, तो आपको बेचने वाले से लेके जो लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, इस चीज की खेती कर रहे हैं इलीगल, उनका और जहां से ये माल एक्सपोर्ट होकर आ रहा है। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है। अब देखने क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि भजनलाल सरकार जो है, शेखा जी जवाब दीजिए। वो कह रही है कि आपने ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, लेकिन आप लोग नेटवर्क इतिहास में मैं पहली बार देख रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में मैं पहली बार देख रही हूँ जहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने पहली बार किसी पार्टी के राष्ट्रीय शेखा जी बोलिए ना, आप जवाब दीजिए। अनुश्री के बहुत सारे सवाल हैं। कहीं ना कहीं देखो मैं आज मैं बताऊं एक बार आपने जो पसंद किया है उसका मैं उत्तर दे दूं। अरे उत्तर तो दे दीजिए, चिल्लाने से नहीं होगा। यदि अपनी तार्किक बात करें भजनलाल जी, अरे सब पकड़ा जा रहा है। आग मीच ली गई है। आग यदि मीच ले, अनुश्री जी आग मीच ले, अभी आप मैं दे रहा हूँ ना आपको। अरे आपको बोलने से आप थोड़ा तो धैर्य रखिए। धैर्य नहीं रखना क्या? धैर्य नहीं, अच्छा सुन तो लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको। यदि नहीं सुनना चाहते तो बता दीजिए। जो कोर्टों में चलने वाली सरकार, द्वंद्व में चलने वाली सरकार, उनका 5 साल का कार्यकाल क्या था? 33 फैक्ट्रियां पकड़ ली गई। इनको दिख नहीं रहा, करोड़ों की संपत्तियां उनके कुर्क की जा रही है। 565 करोड़ के लगभग यदि सामान जब्त हो रहा है, वो इनको नहीं दिख रहा है। और लू पॉइंट्स आपने दिए, अनुश्री जी कभी डिबेट का करना है, अरे ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा। आपका देखो कभी भी डिबेट का आपको सही करना है तो बात कीजिए। आप सब जगह मैं कह रहा हूँ कि आपके समय आप बता दीजिए कि कितनी फैक्ट्रियां थी, 2024 से लेकर कहां से कौन सी लगाम तो हमने लगाई है। एएनटीएफ लगा रही है ना, स्वायत्ता किसने दी है? आप चिल्लाने से नहीं होगा। अनुश्री जी आप अच्छा बोलते कर रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। सुनना नहीं चाहते क्या? सुनना नहीं चाहते क्या? देखिए, इस मुद्दे को आरोप प्रत्यारोप में हम नहीं रखना चाहते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है, ये युवाओं से जुड़ा हुआ है। योगेंद्र जोशी जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। 1 मिनट रुक जाएगा, अनुश्री रुक जाएगा, शेखा जी 1 मिनट रुक जाएगा, 1 मिनट रुक जाएगा। सर मैं आपके पास आऊंगी। शेखा जी मैंने आपको ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया था, मैं आपको बाद में टाइम दूंगी। 1 मिनट योगेंद्र जी से मेरा सवाल है। योगेंद्र जी, यहाँ पर अनुश्री कह रही है कि हमने बेहतर काम किया था, यहाँ पर ये नाकामयाबी है कि इस तरीके से 110% मामले बढ़ गए हैं। शेखावत जी अपनी कामयाबी गिनाने की तहसील फैक्ट्री का हमने भंडाफोड़ किया और देखिए अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाया है। लेकिन योगेंद्र जोशी जी, अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर युवा कैसे नशे की तरफ बढ़ रहा है? सवाल ये है, क्यों फिर राजस्थान नशा मुक्त नहीं हो पाया आज की डेट में? देखिए मनु जी, टीवी पर चैनल पर आकर के डिबेट करना बड़ा आसान है, लेकिन इस चीज को रोकना बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ ड्रग्स जो आ रही हैं, वो मुद्रा पोर्ट है, बड़े बड़े पोर्ट हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस नाम भी है उन पोर्टों का। वहां से 260 करोड़ की 26 मई 2022 को पकड़ी गई थी खेप। 21,000 करोड़ की पकड़ी गई थी एक पोर्ट और वहां से खेप। उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है। और ये जो ड्रोन के माध्यम से आ रही हैं, हाँ, ये अलग से आ रही हैं, ये बिल्कुल हमारे बॉर्डर एरिया में आ रही हाँ, हैं। ये तो हर दिन ही हो रहा है, ये हर दिन ही हो रहा है। बॉर्डर एरिया से जो नापाक हरकतें हमने देखी है। मनु जी बिल्कुल, ये राजनीतिक दल ठीक है सर, मैं आऊंगी। डॉक्टर नागेंद्र जी आपने जोधपुर का भी जिक्र किया कि देखिए किस तरीके से। ठीक है योगेंद्र जी, मैं आऊंगी, मेरे पास वक्त कम है, मुझे सबकी गैस को सम्मिलित करना होगा, फिर नहीं तो फिर बाद में सब नाराज होते रहते हैं। मुझे सबको सम्मिलित करना होगा। नागेंद्र जी, आपने जोधपुर का यहाँ पर जिक्र किया था और आपने बताया था कि छोटे छोटे अड्डे हैं जहां पर युवाओं को ये सब कुछ परोसा जा रहा है। आप कैसे ट्रीटमेंट देते हैं? और मेरा अब चूंकि यहाँ पर डिबेट को वाइंड अप करने का भी वक्त हो गया है, कोई मैसेज युवाओं के लिए, पेरेंट्स के लिए खास? देखिए, नशा तस्करी रोकने का जो अभियान मुख्यमंत्री जी ने चला रखा है, ये बहुत अच्छा अभियान है। और मुझे ध्यान है विकास जी जब
जोधपुर थे तो इन्होंने बहुत बड़ा काम जोधपुर के नेटवर्क को रोकने का काम किया था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो युवा वर्ग क्यों अफेक्ट हो रहा है वो ये है कि इसका जो टर्मिनल एंड है, यानी जो सप्लाई एक छोटी सी एक दुकान पे कोने में हो रही है, वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। और युवा वर्ग को ये लेना देना नहीं है कहाँ से कौन पैदा कर रहा है, कौन किसको सप्लाई कर रहा है। उनको इस चीज को खोजना है कि टर्मिनल एंड कहाँ है। तो इनको सप्लाई बराबर मिल रही है। सरकार कितना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, पकड़ रही है, जेल में दे रही है। अब इन्वेस्टिगेशन के मामले ये अलग है, लेकिन ये जो टर्मिनल एंड है जहां पर लोकल पुलिस का काम है कि जहां पर ये अड्डे बने हुए हैं, जहां से सप्लाई होती है और जहां हमारा युवा वर्ग जाके उनको मालूम है वो उसको खरीद के लाते हैं, ये टर्मिनल एंड भी हमें नहीं रोकेंगे तो ये सप्लाई का काम जारी रहेगा और हमारा युवा एकदम से नशे के बिल्कुल। अनुश्री, बहुत महत्वपूर्ण ये बात सुझाव दिया है, इस पर आप अपना कमेंट रखिए, क्लोजिंग कमेंट, कि ये जो लोकल पुलिस की भूमिका भी तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना ये टर्मिनल एंड को खत्म करने के लिए। जी देखिए, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं जब एनडीपीएस के केसेस ओपन एंड शट होते हैं, अगर किसी से रिकवरी है तो निश्चित तौर पे उसको सजा होनी चाहिए। तो पुलिस की जो लूप पोल्स है, छोटे छोटे सेक्शन है 42, 50, 52, 57, इसमें तकनीकी खामियां क्यों? तो इसी चीज को लेके सरकार से रिक्वेस्ट है कि अपने अफसरों पे लगाम लगाए ताकि ये तकनीकी जो खामियां है इसको पूरी करके इसको नशा मुक्त राजस्थान चलिए, बहुत बहुत बनाया शुक्रिया सभी मेहमानों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।